नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास गद्य विधा का बताने जा रहा हूं और उपन्यास के अंतर्गत सबसे प्रमुख उपन्यास मेला आंचल का पात्र परिचय करवाने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बिहार स्टेट हो या कोई भी एग्जाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट में है पुरुष पात्र। पुरुष पात्र जैसे तहसीलदार हैं विश्वनाथ प्रसाद, सेकंड में है डॉक्टर प्रशांत कुमार, थर्ड है ठाकुर राम कृपाल सिंह, 4 है महंत सेवादास, 5 में महंत रामदास जी, 6 है कालीचरण, 7 में बालदेव, 8 में है सुमृत दास, 9 में है चरित्र कर्मकार, 10 में है ज्योतिकी ज्योतिषा, 11 में खिलावन सिंह यादव, 12 में है बावन दास जो बोन दास के रूप में भी जाना जाता है। अब कुछ स्त्री पात्र हैं जैसे कमली, कमला के नाम से भी जानी जाती है, लक्ष्मी और फुलिया, राम प्यारिया और ममता, ये सब है स्त्री पात्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछ देगा कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन है नहीं है, तो इसीलिए पात्र परिचय मैं पहले करवा रहा हूँ। पुरुष पात्र जो गौण है, जो उतना स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पढ़ेंगे उपन्यास तो दिखाई देगा। फर्स्ट में तहसीलदार हरगोरी, सेकंड में है वासुदेव, थर्ड में WG मार्टिन, 4 है प्यारू, 5 में है लर सिंह दास और 6 में है राम किशुन बाबू। स्त्री पात्र जो गौण रूप में है उतना मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जैसे पार्वती मौसी, मंगला, आभा रानी, ये सब गौण पात्र हैं। अब इन पात्रों को हम विस्तार पूर्वक जो भूमिका निभाए हैं, जिसके माध्यम से यह रचना रची गई है, उपन्यास लिखी गई है, क्या भूमिका होता है उपन्यास के अंतर्गत, उनको मैं विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पुरुष पात्र में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, इनका रोल क्या होता है उपन्यास में मेला आंचल में, यह समझेंगे। तत्कालिक शोषण पर आधारित व्यवस्था का प्रतीक, ठीक है, उस पर आवाज़ उठाते हैं। कार्यस्थ टोली का मुखिया रहता है, मिष्ट भाषी रहता है, मिलनसार रहता है, बहुत चालाक रहता है, सबसे क्या करता है, मीठी मीठी बातें बोलता है, सबसे मिलता जुलता है, मिलनसार रहता है और बहुत ही होशियार रहता है। और उपन्यास के शोषण वर्ग से संबंधित पात्रों में सर्व प्रमुख है, जैसे शोषण वर्ग जैसे नीच जाति और बहुत सारे विडंबनाओं से पीड़ित लोगों में सबसे क्या है, ये सर्व प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। और मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं कानूनी दांव पेंच में माहिर व्यक्ति है, अर्थात वकील कानून तरह के मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित इसलिए कहा गया है कि कोर्ट कचहरी के रूप में कानून को अच्छी तरह से यह जानकार रहता है, इसलिए यह बहुत ही माहिर होता है। यह कभी किसी से डरता नहीं है और न थाना से न पुलिस से। 1000 जमीन का मालिक रहता है और अपनी एकमात्र संतान कमली की शादी नहीं कर पाते हैं, जिसके कमली मानसिक रूप से क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है और डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रेम ही उसका वास्तविक उपचार कर पाते हैं, क्योंकि उसकी शादी नहीं होती है। वह चिंताग्रस्त हो जाने के कारण वह प्रेम में डूब जाती है और फिर प्रेम से ही डॉक्टर प्रशांत कुमार उनको इलाज करते हैं। और फिर लेखक ने विश्वनाथ प्रसाद के चरित्र के 2 अंतर्विरोधी रूप में अंकित किया है, एक पिता के रूप में और वह अत्यंत स्नेहिल कोमल हृदय तथा चिंता चतुर, और जबकि एक जमींदार के रूप में क्रूर और स्वार्थी अत्याचारी है। जो फरमेश्वर नाथ रेणु हैं, ये दोनों चित्रों का वर्णन किए हैं किसका, तो विश्वनाथ प्रसाद को। और सेकेंड पात्र हैं प्रशांत कुमार, जो कुशल कर्मठ डॉक्टर रहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और कमली के प्रेमी पति रहते हैं। अर्थात कमली जब बीमार हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि जवान लड़की है, इसको कौन सा रोग होता है, और उस तरह से प्रेम से ही उसकी बीमारी को दूर कर देते हैं और पति के रूप में वह इस रोल में अदा करते हैं, ठीक है। उपन्यास में लेखक के विचारों का प्रतिनिधि करते हैं, लेखक के विचारों को सहमत होते हैं। मेरीगंज के पीड़ित मानवता से जुड़ता है, मलेरिया पर शोध करते हैं प्रशांत कुमार जी, और गांव वासियों को चिकित्सा प्रदान कर जीवन दान देते हैं। इस तरह से वे क्या कहलाते हैं, एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार द्वारा हैजा के रोगों से आसपास गांव वालों को बचा लिया जाता है और लोग देवता कह करके प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर प्रशांत की अखिल भारतीय मेडिकल गजट में प्रकाशित रिपोर्ट की
भारत के 5 डॉक्टरों द्वारा सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है, पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार जब मेरीगंज में आता है तो उसकी पहली मैरिज कमली हो जाती है। ठीक है, पहला पेशेंट जो होती है वह कमली ही रहती है। कमला हिस्टीरिया की बीमारी से जूझ रहती है। कभी भी आपसे पूछेगा कि प्रशांत कुमार का पहला पेशेंट या मैरिज कौन था, तो कमली था। कहीं कहीं कमला भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, थर्ड पात्र है ठाकुर राम कृपाल सिंह, जो कि राजपूत टोला का प्रमुख व्यक्ति रहता है। अनपढ़ किंतु चतुर पुरुष होता है। और 4 है महंत सेवादास, मेरीगंज के मठ का विलासी। ठीक है, विलासी कहने का अर्थ है कि भोग विलास की दुनिया में यह डूबा रहता है। महंत सेवादास। अंधा महंत, ठीक है, जिसको अंधा महंत भी कहा जाता है। कोठारिन दासी लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध रहता है। 5 है महंत रामदास, महंत सेवादास का शिष्य रहता है। बाद में मेरीगंज के मठ, ठीक है, दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति कालीचरण। 6 पात्र है कालीचरण, उपन्यास का सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ व्यक्ति रहता है। दुर्बलों का साहस, युवा शक्ति का प्रतीक रहता है। कौन? कालीचरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे कालीचरण इस रोल में बहुत ही अदा निभाते हैं। और उसे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को सोशलिस्ट पार्टी आकर्षित करता है। ठीक है, वह शहीद भगत सिंह से प्रभावित होते हैं। कौन? कालीचरण सिंह। और संवेदनशील प्रेमी रहते हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर रहते हैं, भूलेंगे नहीं कहाँ के, तो दरभंगा जिला के। और मंगला उसे अच्छी लगती है, लेकिन उसे 4 हाथ की दूरी वह बनाए रखता है। 7 पात्र बालदेव, कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता। किसका? कांग्रेस का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 मतलब ये थी आया है कार्यकर्ता। कौन कौन? एक कांग्रेस का और एक आता है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आपको यहाँ भूलना नहीं है, क्योंकि दोनों में सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 2 यहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक सोशलिस्ट पार्टी। अशिक्षित जो बालदेव रहता है, अशिक्षित रहता है, मूर्ख रहता है, निर्धन व्यक्ति रहता है। और लक्ष्मी के प्रति अनुराग भाव रखता है, मतलब प्रेम भाव रखता है। स्वतंत्रता सेनानी भी रहते हैं और देशभक्ति में इन्होंने अपनाए भी सही, कारावास भोग का भी इन्होंने आया था। स्वभाव सीधा साधा और भोला भाला था। कौन? तो ये थी बालदेव सिंह। ठीक है, और गांव का हित चाहते थे और भ्रष्टाचार बंद करवाना भी चाहते थे। अस्पताल बनाने में आगे बढ़ करके योगदान करता। कालीचरण बालदेव को कामरेड कह करके नमस्कार करते थे। बालदेव को बचपन में माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। किसका? बालदेव का। ठीक है, और उपेक्षा से लोग उसे दुखा कह करके पुकारते थे। बचपन में ओजुद्धी भगत की भैंस चराया करता था। कौन? बालदेव। बालदेव मौसी मेरीगंज में रहती थी और बालदेव उसी के पास रहने लगता था। बालदेव का उद्देश्य मेरीगंज को अपने गांव जन्नत पट्टी की तरह उन्नत बनाना, मेरीगंज में राजनीतिक गतिविधियों प्रारंभ करने वाला था। बालदेव ने जब गांधी का वध का समाचार सुना तो रघुपति राघव राजाराम गाते गाते बेहोश हो गया। ठीक है, और सुमृत दास 8 है सुमृत दास, मेरीगंज में बेतार के तार की भूमिका निभाने वाला प्रमुख व्यक्ति। बेतार मतलब क्या होता है कि तार की उस समय संचार के माध्यम नहीं होता था, तो तार के रूप में संदेश दिया जाता था तार के माध्यम से। ठीक है, सुमृत दास के द्वारा। और 9 है चरित्र और कर्मकार, चरित्र कर्मकार। ठीक है, जो साहसी डकैत, भूमिगत क्रांतिकारी, वर्ग संघर्ष में यकीन रखने वाला। 10 है ज्योतिषी, जो ज्योतिषा, जो कूप मंडूप पंडित ओझा। इन्होंने अपने जीवन में 4 औरतों से शादी की थी। ठीक है, कौन? ज्योतिषी, जो ज्योतिषी के नाम से भी जाना जाता था। 11 है खिलावन सिंह जादव, जादव टोली का प्रमुख। 12 पात्र है बावन दास, जो बोन दास के रूप में भी जाना जाता था। 1.5 हाथ की ऊंचाई था, इसीलिए इसको बावन दास या बोना दास कहाता था लोग। रंग सांवला, मोटे ओंठ और चौंका देने वाली मोटी भोंडी आवाज का धनी व्यक्ति। गांधी जी का अनन्य भक्त, कांग्रेस कार्यकर्ता था। वह गांधीवादी जीवन मूल्यों पर जीवन प्रतीक था।
बावन दास की जघन हत्या और सामान्य जन की दुर्दशा का प्रतीक रूप में उदाहरित करती थी। कौन? तो गांधीवादी के बावन दास की जघन हत्या हो गया था और सामान्य जन की दुर्दशा को प्रतीक रूप से उदाहरित करती थी। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज में बोनदास नामक कार्यकर्ता आ जाता और उसके बारे में प्रसिद्ध उन्होंने 1942 में गोरी मिलेस्ट्री को बहुत छक्का आया था। ठीक है, चंदे के रूप में से 2 आने जिलेबियां खाली थी तो वह फूट फूट कर रोया था और दिन भर उपवास करके आत्मशुद्धि की थी। तारावती देवी के प्रति कामुतार हो जाने के पाप का प्रायश्चित करने उसने 7 दिन तक उपवास करके किया था। यह बोना और क्रूप आदमी अपने त्याग, तपस्या, देश के प्रति निष्ठा और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के आस्था के कारण इतना महान बन जाता है कि उसका वामन नामक सार्थक हो जाता है। वामन इसलिए भगवान विष्णु का एक अवतार रहता है वामन, जो कि बोने के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, और राजा के सामने 3 गज जमीन मांगते हैं और राजा सोचता है कि इतना छोटा लड़का 3 गज नापेगा तो कितना हो सकता है। भगवान ने परीक्षा लेते हैं और उसने क्या हो जाता है, राजा लास्ट में 3 गज नापने के लिए दे देता है ज़मीन और वह लास्ट में अपना मस्तक तक भी निछावर कर देता है। बावन दास के गाड़ियों के द्वारा कुचल दिए जाने के बाद कपरा ने उसको भारत पाकिस्तान की सीमा पर फिकवा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 1942 का क्रांति चल रही थी और जो बोना दास रहता है उसको कुचल दिया जाता है और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक दिया जाता है। स्त्री पात्र कमली, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री प्रशांत कुमार की प्यासी पत्नी रहती है। प्यासी इसलिए कि उसे प्रेम रोग हो जाता है और प्रशांत कुमार ही इसकी इलाज करते हैं। यह युवा प्रेम की प्यासी रहती है। कमली संपत्तिशाली वर्ग की स्त्री है। डॉक्टर प्रशांत के प्रेम बंधन में बंधकर उसका उपचार होता है। कमली अत्यंत संवेदनशील और प्रबुद्ध है। डॉक्टर प्रशांत कुमार की परीक्षा प्रतीक्षा वह काफ़ी साहित्य पढ़ती है। शरतंज और बंकिम चंद्र जैसे तमाम बंगाली लेखकों उसे अच्छे लगते हैं, जिनकी रचनाएं पढ़ पढ़ करके वह रोती भी है। कमली उन भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधि चरित्र है जो प्रेम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकती है और वह डॉक्टर प्रशांत को भी जी जान से प्यार करती है। उसके प्रेम में कुंवारी माँ बनने में भी उसे लाज, संकोच या भय नहीं है। डॉक्टर प्रशांत कमली के दिल की बीमारी को नहीं समझने का कमली ने डॉक्टर प्रशांत को मिट्टी का माधव कहने लगती है। कमली डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित करते हुए प्रतिदिन पत्र लिखती है और उन्हें फाड़ती रहती है। लक्ष्मी अबोध बालिका जो मठ पर पालने पोषने पढ़ाने लिखाने के लिए महंत सेवादास द्वारा लाई गई, लेकिन उसके किशोर अवस्था पहुँचते ही उसका दैहिक शोषण आरंभ कर दिया और बेचारी लक्ष्मी वह इस शोषण महंत से घृणा भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह अन्यन भक्षकों से रक्षक है। उसके जीवन का आधार व सहारा भी है। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, और किसके द्वारा यह होता है? तो सेवादास के द्वारा उसे शोषण किया जाता है। वह सेनानी बलदेव से प्रेम करती है और उसके प्रेम बंधन में बंधकर उसके साथ में लगती है। लक्ष्मी दासीन मेरीगंज मठ की प्रमुख आकर्षक संवेदनशील पात्र सेवादास इसको मठ की कोठारिन बना दिया। वह दासीन गृहिणियों दोनों रूप में एक निष्ठ, पवित्र, त्याग, सत्य तथा धर्म का पालन करने वाली, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, पूर्ण समर्पण का भाव। लक्ष्मी के व्यक्तित्व में संवेदनशील, समझदारी, दंगबगता का गुण था। फुलिया यह पूर्णिया स्टेशन से गांव आती है तो उसके रंग ढंग बदल चुके होते हैं। सहदेव फुलिया से प्रेम करती है। ठीक है, राम प्यारिया जो स्त्री पात्र के रूप में चित्रण किया गया है, महंत रामदास की दासीन होती है। और 5 है ममता, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, ठीक है, जो कालीचरण की पुत्री
और वह दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर की पुत्री रहती है। डॉक्टर प्रशांत की सहपाठनी भी रहती है। वह प्रशांत की प्रेरणा स्पर्श पत्र लिखती है और बहुत ही उदार और स्नेहपूर्ति रहती है। डॉक्टर प्रशांत को बहुत स्नेह करती है। कौन? तो यहाँ पे देख लें, कालीचरण की पुत्री ममता। आधुनिक और आस्थावान सेवा भाव से भरी रहती है। समाज सेवा उसके जीवन का लक्ष्य रहता है। पटना की महिला समाज सेवियों में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार कमली के पुत्र का नामांकन करती है। कुमार नीलोत्पल और पुरुष पात्र जो गौण रूप में इस उपन्यास में दिखाई दिया गया है फणवेश्वर नाथ रेणु के द्वारा। जो तहसीलदार हरगोरी शिव कुमार सिंह के पुत्र विश्वनाथ प्रसाद द्वारा तहसीलदार से त्यागपत्र दे दिए जाने पर हरगोरी को नया तहसीलदार बनाया गया। विश्वनाथ प्रसाद की बहन, ठीक है, के खेत में धान लौटते संस्थानों और ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष होता है और संघर्षों में हरगोरी की मृत्यु हो जाती है। वासुदेव कालीचरण का दाहिना हाथ, पूछेगा कभी भी परीक्षा हॉल में, वासुदेव कौन रहता है? तो कालीचरण का दाहिना हाथ रहता है। समाजवादी कार्यकर्ता रहता है। इसमें 3 कार्यकर्ता होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। WG मार्टिन मेरीगंज के नए नामांकन सूत्रधार अंग्रेज। इनकी प्रेरणा से गांव में मलेरिया सेंटर खुला। गांव में नील की खेती के लिए कोठी बनवाई। गांव का नाम बदलकर WG मार्टिन ने नई नवेली दुल्हन मेरी के नाम पर रख दिया, मेरीगंज। 4 है प्यारू, जो गौण पात्र के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार का कर्मठ सेवक सोमा जाट। 5 पात्र हैं। सोमा जाट जो खूंखार व्यक्ति डाकू कालीचरण का साथी रहता है। कालीचरण की पार्टी का मेंबर बनने का इच्छा व्यक्त करता है। लर सिंह दास कामुक एवं धूत साधु। 7 है राम किशुन बाबू, कांग्रेस कार्यकर्ता स्त्री पात्र, ठीक है। पार्वती मौसी ग्रामीण वासियों के अंधविश्वास की शिकार विधवा नारी। गांव की स्त्रियां द्वारा डायन समझना मंगला, जो चरखा सेंटर की शहादत मास्टरनी। मंगल को टाइफाइड हो जाती है और हैजो के दिनों में मंगला के सारे गांव की सेवा की थी, किंतु उसकी बीमारी के दिनों में माँ को छोड़ करके उसकी कोई नहीं उसके पास नहीं बैठा। भारत का लास्ट पात्र आभा रानी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाने जाती है। इस तरह से हमने मेला आंचल के प्रमुख पात्र को बता दिया हूँ। आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उपन्यास गद्य विधा का प्रारंभ करने जा रहा हूं और प्रमुख उपन्यास मेला आंचल, जो आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है, और यह उपन्यास फणवेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी जाती है और बहुत ही प्रमुख उपन्यास के रूप में जाना जाता है। फणवेश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हो जाती है। मेला आंचल लिख करके उन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किए हैं, शायद बहुत कम उपन्यासकार ऐसे उपन्यास लिख करके कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक फणवेश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है। भूलेंगे नहीं यहाँ से। बिहार स्टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या MA BA को भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो। मेला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था, परंतु इसके लेखक रेणु 1950 में ही लग गए थे। प्रारंभ जो होती है 1950 से स्टार्ट कर देते हैं और 1954 में जाकर के कंप्लीट करते हैं। कौन? फणवेश्वर नाथ रेणु। इसके रेणु को हिंदी उपन्यास साहित्य के अजस्त्र धारा में आंचलिक उपन्यासों का परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। यद्यपि इसके पूर्व काल में ऐसे अनेक उपन्यास लिखे गए जिनमें से ग्रामीण अंचल विशेष का चित्रण किया गया, किंतु वे उपन्यास तभी से आंचलिक उपन्यास माने गए जब रेणु ने आंचलिक शब्दों का प्रयोग अपने उपन्यास मेला आंचल की भूमिका में करते हैं। और मेला आंचल जो शब्द लिया गया है, यह कविता से लिया गया, वो भी हम आपके बताएंगे कि कौन सा कविता से लिया गया है। यह मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के गांव को पिछड़े गांव को प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथानक बनाया है। यह कथन फणवेश्वर नाथ रेणु का है। चलिए कुछ और बातें तथ्य हैं जो आपको यहाँ से जानना जरूरी है।
यहाँ से हिंदी कथा साहित्य में आंचलिक शब्द उपन्यासों के साथ साथ जुड़ता गया। हिंदी आंचलिक उपन्यासों की पश्चात आंचलिक उपन्यासों की धारा से प्रभावित उसे टॉमस हार्डी, फाल्कनर आदि उपन्यासों से शुरू की थी। फिजिकल बेंटेल अपनी पुस्तक द इंग्लिश रीजनल नॉवेल में आंचलिक उपन्यास का दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि एक आंचलिक उपन्यास का एक राष्ट्रीय उपन्यास है जो एक खंड विशेष क्षेत्र विशेष अंचल, ठीक है, राष्ट्र विशेष जीवन का चित्रण इस ढंग से करता है जिससे पाठक वहाँ की समग्र विशेषताओं को पूर्ण परिचित हो जाता है। आंचलिक का अर्थ होता है अंचल। अंचल के सभी रीति रिवाजों, खान पान, लोकगीत आदि चित्रों का चित्रण किया जाता है आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के अनुसार आंचलिक उपन्यास में उपन्यास अपने को देश के एक हिस्से के जीवन का केंद्रित करता है और उस जीवन के विशिष्ट प्रवर्तकों, विशिष्ट गुणों, असामान्य जीवन पद्धति पर, रीति रिवाजों के संबंध में पाठकों की चिंता की जागृत करता है। आंचलिक उपन्यास अपने औपन्यासिक कथा वस्तु का चयन पिछड़े समाज के लोक जीवन से करता है। इसमें प्रमुख किसी की जाति विशेष का परंपरा चित्रण होता है। यह जाति देहात के किसी अंचल विशेष से की जाती है और नगर के किसी मोहल्ले से भी की जाती है। फलतः जातीयता आंचलिक उपन्यास के रचने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आंचलिक उपन्यास का कथा क्षेत्र सीमित होता है। आंचलिक की दृष्टि से लिए गए स्थानीय दृश्यों, प्राकृतिक जलवायु, त्यौहार, लोकगीत, मुहावरे, लोकयुक्ति, आचरण की विकृतियाँ, बातचीत का विशिष्ट ढंग, भाषा, लोगों का स्वभावगत विशेषताएं, उनका अपना रोमांस, नैतिक मान्यताएं आदि का बड़ी ही सतर्कता और सावधानी से किया जाता है। आंचलिक उपन्यास रचना करते समय भले ही सीमित क्षेत्रों में संबंधित हो पर प्रभाव की दृष्टि से सार्वजनिक हो जाती है, बशर्ते उसका शिष्ट वैसी प्रवणता और अंतलस्पर्शी सूक्ष्म दृष्टि रखते हो तथा उसके विचारों में गरिमा हो। मेला आंचल ग्रामीण अंचल की एक संकेत करता है। विश्वास, दरिद्रता, बीमारी और जमींदारों के द्वारा किए गए शोषण कारण अपनी उज्ज्वलता को खोकर मेला हो गया। ऐसा प्रतीक होता है कि शीर्षक सुमित्रानंदन पंत की कविता ग्राम्या से लिया गया है। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फला, श्याम धूल भरा मेला सा आंचल। यह कविता से लिया गया है। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फला, श्याम लाल धूल भरा मेला सा आंचल। यहीं से यह मेला आंचल का नामकरण किया गया है, इसी पंक्ति से, इसी कविता के माध्यम से। उपन्यास मेरीगंज में जिला बोर्ड की ओर आया हुआ लोगों की प्रशंसक के प्रारंभ होता है। कभी भी पूछेगा कि मेला आंचल का नाम कहाँ से लिया गया, किस कविता से लिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत के प्रसिद्ध कविता ग्राम्या से लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, ठीक है। वे लोग यहाँ मलेरिया निरोधक केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। नगर की दिशा में ऐसा होने वाला नया कार्य इस गांव के जीवन में तरंगे उठने वाली नई घटनाएं था। डॉक्टर प्रशांत कुमार गांव आता है और गांव के जीवन में रमकर यहाँ के रोगियों के इलाज और मलेरिया, काला आजार रोगों के कारणों की शोध करता है। उसका वैज्ञानिक शोध धीरे धीरे वह जीवन को देखते देखते समाज वैज्ञानिक शोध का रूप धारण कर लेता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गांव में फैले रोगों को कष्टों का कारण प्रकृतिक की देन कोई कीटाणु यहाँ की सामाजिक स्थिति है। डॉक्टर प्रशांत कुमार के अनुसार गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। वह गांव सबसे बड़े शोषक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की एकमात्र पुत्री कमला के हेक्टेरिया रोग का इलाज करते हैं और करते करते उससे प्रेम करने लगता है और वह शहरी नेताओं के षड्यंत्रवश जेल भी जाता है। वह छूटते हैं और पत्नी, पुत्र और परिवार को संभालता है। और इसी खुशी में तहसीलदार अन्याय और जोर जुल्म की कमाई किसानों में बांट देता है और डॉक्टर प्रशांत निश्चय करता है कि मैं साधना करूंगा। ग्राम वासनी भारत माता के आंचल तले काम से कम एक ही गांव के प्राणियों को मुरझाए ओठों का मुस्कुराहट ला सकूं। सूत्र अंचल के अंचल की रंगीन धागों की भांति हल्के से लपटता है। इसी प्रकार इन उपन्यासों में डॉक्टर प्रशांत के अलावा कई अन्य पात्र भी हैं, जिसे बलदेव मठ के दहसीन, लक्ष्मी, बामनदास महंत,
रामदास इत्यादि उल्लेखनीय है। मेला औपन्यासिक मूल्यांकन के लिए इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक चित्रण भी आदि देखा जा सकता है। सामाजिक चित्रण की बात करते हैं। मेरीगंज की सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म से सूक्ष्म सतह आलोकित की हो उठी है। गांव में जातिवाद बड़े प्रबल रूप से विद्यमान है। गांव के विभिन्न जातियों में बटा हुआ एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से ईर्ष्या करते हैं। प्रशांत को सबसे पहले अपने नाम के बाद जाति बताने वाला विवश किया जाता है। गांव में हिंदू कहने से पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण कौन हो, गोत्र क्या है। मेला आंचल में कमली, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर प्रशांत आदि गिने चुने लोगों को जाति नहीं मानते। कालीचरण तो अछूतों के घर भात खाकर दिखलाता है। संस्कृत चित्रण। अंचल विशेष में संस्कृति पक्ष की उभारने के लिए रेणु ने मेलों और उत्साहों का विशद वर्णन किया है। मठ पर नए महंत को चादर मिलने का आयोजन, विवाद पश्य, नाच, होली तथा उत्सव, लोकगीत आदि का वर्णन अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। प्रशांत कुमार के पास भी लोग होली खेलने आते हैं। डॉक्टर बेचारे के पास न अबीर और न रंग, पिचकारी, एक तरफा होली कैसे लीजिए, डॉक्टर बाबू अबीर लीजिए। ऐसे अनेक स्थल पर उनके चित्रण में उपन्यासकार ने अपूर्व शक्ति का परिचय दिया तथा कथात्मक अभिव्यक्ति के नए कीर्तिमान स्थापित किया। आर्थिक प्रभाव को अब देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से गांव के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक बाद में दो वर्ग दिखाई देते थे, एक जमींदार और एक दूसरा खेतीहारों। मजदूरों तथा अल्प धारकों का उन्होंने अपनी जमीन होते हुए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। धन अभाव के कारण गांव में अधिकांश लोग भूखे नंगे रहते थे, फिर भी जीने के आदर में लालसा और प्रशांत यह देखकर के हैरान रहते थे। कफ में जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने की वस्त्र नहीं, सोने की चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भींगी हुई धरती पर लेटा हुआ निमोनिया का रोगी मरता नहीं, जीव जाता है कैसे। मालिक टोला आधिकारिक वर्ग के शोषण में बराबर लगते हैं। उच्च जाति वाले धन प्रभाव के बल पर निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। राजनीतिक चित्रण को हम बताने जा रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमेश्वर नाथ रेणु के प्रत्येक उपन्यास में युगीन राजनीतिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 1947 के आसपास भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस, समाजवादी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आदि राजनीतिक पक्ष थे। सत्ताधारी पक्ष कांग्रेस का था। ठीक है। शहर से देहात तक आते जाते राजनीति किस प्रकार निजी स्वार्थों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसका अर्थात चित्रण रेणु ने अपने उपन्यासों मेला आंचल में किया है। बालदेव कांग्रेस का गंवाई नेता, लेकिन बालदेव गांधीवादी विचारों से प्रभावित अशिक्षित बड़े नेताओं की कठपुतली मात्र है। कोई निश्चित उद्देश्य उसके सामने नहीं है, केवल अहिंसावाद। ठीक है। प्रभावित अशिक्षित बड़े नेताओं के कठपुतली मात्र, कोई उद्देश्य नहीं उसके सामने नहीं, केवल अहिंसावाद का उद्घोष वह करता रहता है। सामाजिक पक्ष का चित्रण कालीचरण है, जो सच्चे दिल से सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने का प्रयत्न करता है, किंतु पक्ष के उच्च पदस्थों के अन्याय के कारण अतः डाकू बन जाता है। कौन? कालीचरण। मेला आंचल में मेरीगंज गांव में काली टोपी हिंदू महासभा भी है। वे लोग भी हिंदू राज्य कायम करने के सपने देखते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति तक की सीमित रहते। मेला आंचल रेणु ने बावन दास को सच्चे गांधी भक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। कभी भी पूछेगा किसको, तो बावन दास, इसलिए हमने परिचय करवा दिया हूँ, पात्र परिचय। वहाँ आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको भूलने की आदत कम रहेगी। यह बीमारी ऊपर से आई है, यह पटनिया रोग है, अब तो धूमधाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैथ, जादव, हरिजन सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगना मेले चुने जाएंगे, किसका आदमी ज़्यादा चुना जाएगा, इसी की लड़ाई। आदि राजपूत पार्टी के लोग ज़्यादा आए थे, जो सबसे बड़ी मंत्री भी राजपूत होगा। ठीक है। राजनीतिक में सब कुछ जायज है, इसलिए बावन दास जैसे देश प्रेमी गांधी जी राह पर अडिग व्यक्ति को कुचक्र नीचे कुचल करके समाप्त कर दिया गया। धार्मिक चित्रण की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांवों में धार्मिक स्थिति दयनीय थी। धर्म की आड़ में पैसा कमाना, ऐसो आराम के जीवन गुजारना,
अभिचारी परिवर्तित आदि धर्म प्रमुखों का काम तो हो गया था। भोली भाली जनता को धार्मिक भावनाओं का लाभ उठा करके मठों मंदिरों के अधिकारी महंत अयासी करते थे। मठ का बूढ़ा गिद्ध महंत अनेक कुकर्म करता था, किंतु फिर भी लोग उसे साहस बंदगी करते थे। मेरीगंज गांव में के धार्मिक विश्वासों एवं अंधविश्वासों का काफ़ी विस्तृत प्रभाव है। मैथ के रेखलियन दासी लक्ष्मी दासी को महंत के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। मैथ के वर्णन में स्पष्ट हो जाता वहाँ गांजे जैसे मादक पदार्थों का सेवन किया जाता था और रखेल पाली जाती थी। सेवादास जैसे कामी महंत, ऐसे ही अनेक बुराइयों के विस्तृत वर्णन मेला आंचल में हुआ है। भौगोलिक चित्रण की बात करें, मेरीगंज में भौगोलिक विशिष्टता का वर्णन 2 बार हुआ है। जी अंचल के प्राकृतिक वातावरण को स्पष्ट करता है तथा मेरीगंज एक बड़ा गांव है। विरहुत की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच धान की लहलहाती खेतों और कमलों से भरा हुआ सरोवर, पोखरों की ताड़ के बनों के साथ कमला नदी के किनारे मेरीगंज अपनी गति से चलता। बरसात में कमला भर जाती, बाकी मौसम बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता। मछलियां और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे मेला आंचल अपने युग की पूरी तरह आत्मसात करते चला और साथ ही भारत की अतुलनीय लोक संस्कृति की अपूर्व संपत्ति इस उपन्यास में सर्वथा नवीन प्रयोग किया गया है। भाषा की बात करें तो फर्नेश्वर नाथ रेणु की जो भाषा यहाँ पे समर्पित किया गया उनके द्वारा आंचलिक उपन्यासों में अंचल विशेष की भाषा का कुछ सीमा तक प्रयोग हो रहता है। रेणु किसी प्रादेशिक बोली का उपयोग नहीं करते, अपितु उनके प्राय सभी पात्र सामान्य बोली बोलते हैं। अतः इतना ही है कि वे शब्द विशेष प्रकार के उच्चारित होते हैं। शब्दों के प्रयोग केवल उपन्यास के पात्र परस्पर वार्तालाप में करते हैं, बल्कि उपन्यास अपने वर्णन में भी प्रचलित ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करता है। डॉक्टर गणेश के अनुसार निस्संदेह इस खिचड़ी का भाषा ग्रामीण वातावरण और प्रवीण ग्रामीण पात्रों के ब्रह स्वरूप का अर्थात रूप में प्रकट होता है। निष्कर्ष लास्ट में आप पढ़े मेला आंचल तो क्या इससे प्रेरणा मिला, क्या करना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए आपके लिए, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। उपयुक्त बताते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि एक विशिष्ट आंचलिक उपन्यास के रूप में मेला आंचल हिंदी साहित्य प्राप्त करने का अधिकारी। इसमें रेणु ने एक पिछड़े हुए गांव मेरीगंज के जीवन, बोलचाल, गीत संगीत, रहन सहन, त्यौहार, हास्य विलास, जीवन, पीड़ित रूढ़िवादी, प्रतिगति, विद्रोही आदि तत्वों को बहुत ही कलात्मक रूप से चित्रित किया है। इसलिए इसका नायक कोई व्यक्ति विशेष न होकर के एक अंचल विशेष माना जाता है और भूमिका के बिल्कुल उचित लिखा है। यह मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास लिखा गया है और मेला आंचल जो नाम रखा गया यह ग्राम्य कविता से ली गई है। और ग्राम्य कविता किसके द्वारा लिखी गई है आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देंगे।